Okay, let's do some revision on waves. Waves की we'll revise some of the general properties of waves. और उसके बाद we'll do some of the light. Light के बारे में कुछ revise करेंगे, and then we'll do some of the thin lenses के बारे में, converging lens and the diverging lens के बारे में थोड़ी बहुत revision. Right. So period. What is the period? Period होता है कि when the wave completes one complete cycles. For example, this is one complete crest and one complete trough. जब one complete crest और one complete trough complete हो जाए, उसमें जितना टाइम लगता है, that time period is called the period of a wave. The time it takes to complete the time it takes for a wave to complete one complete cycle. Right? So you can see this. This is one complete cycle. Frequency क्या है? Number of cycles per unit time. Number of cycles per unit time. For example, एक सेकंड के अंदर कितने साइकिल्स पूरे, तो इसमें हम सेकंड फिक्स कर देते हैं. वी फिक्स 1 सेकंड और उसी के उसमें टाइम कितना कितनी वेव्स आई. फॉर एग्जांपल, लेट्स से 1 सेकंड है एंड 2 3. ठीक, यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा 1 सेकंड. और पता चला कि इसमें जो है वो पता चला कि इसमें जो है वो एक 1 वेव, 2 वेव, ये देखिए 2 वेव्स और 3 वेव्स. आई होप यू कैन सी द थर्ड वेव एज वेल. दिस इज द थर्ड वेव. तो इसका मतलब ये कि 1 सेकंड में 3 वेव्स है, तो इस फ्रीक्वेंसी विल बी 3 हर्ट्स. फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है HZ, हर्ट्स बोलते हैं इसको. ठीक है. यूनिट क्या होता है इसका? यूनिट फॉर्मूला क्या होता है? 1/f. ठीक है, या ऐसे ऐसे भी कह सकते हो कि F इज इक्वल टू 1/T. ठीक है. राइट. एम्पलीट्यूड क्या होता है कि कोई भी वेव है, उस वेव का, दिस इज द मेन पोजीशन ऑफ द वेव. आपका ये नजर आ रहा होगा, दिस इज द मेन पोजीशन ऑफ ए वेव. तो मैक्सिमम हाइट जितनी कम वेव मैक्सिमम हाइट तक जितना जाता है, दैट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड. ठीक है. मैक्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन. ठीक है. इट कैन ऑल्सो बी डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ भी हो सकता है कि दिस इज ऑल्सो एम्पलीट्यूड. दिस इज ऑल्सो एम्पलीट्यूड. ठीक है. ऊपर की तरफ या तो मैक्सिमम डिस्टेंस वे टॉकिंग अबाउट. ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, सॉरी, ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होगा, बट जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी कॉल्ड द एम्पलीट्यूड. ठीक है. वेवलेंथ आपको पता होगा कि वन कंप्लीट साइकिल में जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है, लेकिन वन कंप्लीट साइकिल में जितनी लेंथ कवर होती है, दैट इज वन वेवलेंथ. वन कंप्लीट साइकिल में लेंथ ऑफ वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड वेवलेंथ. लेंथ ऑफ अनकंप्लीट साइकिल. ठीक है. फॉर एग्जांपल, ग्रीन वाले की हो सकता है दिस इज 2 सेंटीमीटर्स. ठीक है. तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी? 2 सेंटीमीटर्स होगी. वेव स्पीड जो होती है वो द स्पीड एट विच अ वेव प्रोपगेट्स. और नॉर्मली जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज इट्स फार्मूला V इज इक्वल टू एफ लैम्डा. जहां पर ये फार्मूला है फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी को हम जो मल्टीप्लाई करते हैं वेवलेंथ से, वी यूज लैम्डा टू रिप्रेजेंट द वेवलेंथ, वी यूज एफ टू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी को जब हम वेवलेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट द स्पीड ऑफ अ वेव. ठीक है. यहाँ पे एफ जो फ्रीक्वेंसी, आई थिंक यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको, एफ इज द फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज द वेव लेंथ. ठीक है. अब नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. ये आई थिंक आज क्लास में भी कराया था मैंने कि ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं. If this is the particle, if the particle is moving up and down, right, and if the wave is moving in this direction, this is the direction of the wave, this is the direction of the particle, right. तो इन दोनों के बीच में आपको अगर एंगल नजर आ रहा हो, तो द एंगल बिटवीन, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्रीज. आई होप आपको, मैं इसको करीब लेकर आऊंगा तो आई होप यू कैन सी द एंगल इज 90 डिग्रीज. तो जब पार्टिकल, व्हेन द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द direction of the wave, then this is called transverse wave. On the other hand, अगर एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन में, और वेव जा रही है ऐसे, दिस इज हाउ वेव इज मूविंग. दिस इज द पार्टिकल मोशन एंड दिस इज द वेव. ठीक है. जब इस तरह होता है तो हम कहते हैं कि द वेव इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव. ये वाली वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है. ठीक है. तो ये मैं दोनों बातें लिख देता हूँ. यहाँ पे जो कीवर्ड है वो परपेंडिकुलर है. ठीक है.
और यहाँ जो कीवर्ड है वो पैरेलल है। ठीक है, मैं जल्दी से इनकी डेफिनेशंस लिख देता हूँ। You can read this when the direction of the vibration of the particles is perpendicular to the direction of the propagation of a wave, then that wave is called a transverse wave. Similarly, यहाँ पर perpendicular की बजाय मैं क्या करूँगा, इस वर्ड को मैं चेंज करके पैरेलल कर दूँ। ठीक है, यहाँ पे जो perpendicular है और यहाँ पे क्या है, perpendicular की बजाय पैरेलल। ठीक है, I'll just write it पैरेलल। ठीक है, आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इसकी। ट्रांसवर्स वेव की जो एग्जांपल्स हैं, वाटर वेव्स जो होती हैं वो इसकी एग्जांपल होती हैं। थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे एग्जांपल्स भी लिख देता हूँ कुछ। तो ट्रांसवर्स वेव्स की जो एग्जांपल्स होती हैं वो फॉर एग्जांपल वाटर वेव्स होती हैं, राइट। वेव्स ऑन अ रोप, ठीक है, वेव्स ऑन अ रोप, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ रोप। और एक और जो क्लासिक एग्जांपल है इसकी वो है electromagnetic waves. All electromagnetic waves are transverse waves. Electromagnetic waves. इसी तरह से जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल है वो उसकी सबसे क्लासिक एग्जांपल जो है वो साउंड वेव्स है। ठीक है, ऑल द साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, नॉट गोइंग टू गेटिंग इनटू एग्जांपल्स एट द मोमेंट। राइट, नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्शन मींस चेंज ऑफ स्पीड। ये बात याद रखनी कि चेंज ऑफ स्पीड। ठीक है, सबसे कॉमन जो इसमें पूछा जाता है जनरल प्रॉपर्टीज में, वो पूछा जाता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स, कि वाटर वेव्स में कैसे रिफ्रैक्शन होती है। ठीक है, तो ये कुछ बातें मैं बता दूं। सबसे पहले अगर वाटर वेव बन रही है डीप वाटर में, ठीक है, तो उनकी स्पीड जो होती है वो हाई होती है। इन डीप वाटर द स्पीड ऑफ द वेव्स इज हाई। ऑफ कोर्स शैलो में इसकी स्पीड फिर क्या होगी, लो होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डीप वाटर में इसकी, अच्छा, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डीप और शैलो वाटर में चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। ठीक है, मैंने ये बात पहले भी बता चुका हूँ कि फ्रीक्वेंसी जो है वो इट डिपेंड्स ऑन द सोर्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी वेव डिपेंड्स ऑन द, यहाँ पे लिख लेता हूँ, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स। जब तक सोर्स चेंज नहीं होगी, जब तक जिस जिस स्पीड से सोर्स मूव कर रहा है, जिस फ्रीक्वेंसी से सोर्स मूव कर रहा है, जब तक वो आप चेंज नहीं करोगे तो वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगी, नो मैटर इफ इट्स चेंजिंग द मीडियम। वेवलेंथ, डीप वाटर में इसकी वेवलेंथ जो होती है वो लॉन्ग होती है, राइट, जबकि लॉन्ग वेवलेंथ, जबकि शैलो वाटर में इसकी जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्ट होती है, स्मॉल भी कह सकते हो। दैट्स व्हेन यू हैव इन द, ठीक है, ये टेबल याद करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। अच्छा, अब जो है पानी, ये तो हो गया शैलो डीप वाटर। व्हाट हैपेंस इफ वाटर गोज टू, इधर गोज टू शैलो वाटर और डीप वाटर। तो शैलो से डीप जाने में क्या होता है या डीप से शैलो जाने में क्या होता है? तो आई होप यू कैन सी कि इफ यू गोइंग फ्रॉम डीप वाटर टू शैलो वाटर, ठीक है, तो वेवलेंथ क्या होगी, लॉन्ग से क्या होगी, शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जितनी भी वेवलेंथ होगी वो छोटी हो जाएगी। इससे कैसे, गोइंग फ्रॉम शैलो वाटर टू डीप वाटर, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, बना के देख लेते हैं, अक्सर ये बनाने को आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ गोइंग फ्रॉम डीप टू शैलो, राइट, तो अभी मैंने बताया कि डीप से शैलो में जाने में वेवलेंथ पहले लॉन्ग थी फिर शॉर्ट है, इसका मतलब ये वेवलेंथ छोटी हो जाएगी। तो मैं कैसे बनाऊंगा, इसी तरह के वेव फ्रंट्स बनाऊंगा। ये वाटर के वेव फ्रंट्स हैं, इसी तरह के वेव फ्रंट्स बनाऊंगा, लेकिन अब उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट द वेव्स विल लुक लाइक व्हेन दे एंटर शैलो वाटर। ठीक है, इस तरीके से इसी का ऑपोजिट होगा। द ऑपोजिट ऑफ दिस हैपेंस व्हेन वेव्स एंटर, गो फ्रॉम शैलो वाटर टू डीप वाटर। ठीक है, जब आप शैलो से डीप में जाएंगे तो ऊपर से आप देख सकते हो कि व्हेन यू गो फ्रॉम शैलो वाटर टू डीप वाटर, जो वेवलेंथ पहले अगर छोटी है तो क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, वेवलेंथ विल इंक्रीज। ठीक है, मैं अब ये इस तरह की मैं वेव्स बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा दूर दूर बनाऊंगा, तो जितना पहले जिनका इतना डिस्टेंस है उससे उनका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट वेव्स विल लुक लाइक इन डीप वाटर। अब यू कैन सी कि वेवलेंथ जो है वो इनकी अच्छी खासी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, दे नॉट फर्दर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, मेक सेंस। आई थिंक मैं अभी लिख भी देता हूँ कि इफ यू गो फ्रॉम हियर टू हियर तो लैम्डा जो है वो डिक्रीजेस, you go from here to here, lambda increases। ठीक है, ओके।
अच्छा, नेक्स्ट जो है, यहाँ पे जो मीडियम जहाँ पे चेंज हो रहा था वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर था, लेकिन व्हाट हैपेंस इफ यू हैव एन एंगल, जब ऐसे हो जाए फिर क्या करूं? ठीक है? इसमें अपनी एक चीज याद रखनी है कि इफ यू गोइंग फ्रॉम डीप टू शैलो, तो द वेव्स विल बेंड, द वेव्स विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, इफ यू गोइंग फ्रॉम डीप टू शैलो, तो द वेव्स विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, towards the normal. Whereas if you're going from shallow to deep, the bend, it will bend away from the normal. ठीक है, this is the bending when the water waves strike the at an angle. ओके, इफ यू गोइंग फ्रॉम डीप टू शैलो, ठीक है, अब इसको बनाना कैसे? इसको बनाने की एक ट्रिक है, इसका नाम है RANR। क्या नाम है इसको? RANR। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। आर का मतलब ये होता है कि आपने सबसे पहले रे बनानी है। ठीक है, तो मैं ये बात बता चुका हूँ पहले भी, आई थिंक, कि वेव फ्रंट्स अगर ऐसे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो डायरेक्शन ऑफ द वेव बिल्कुल वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, अगर वेव फ्रंट्स ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ द वेव हमेशा वेव फ्रंट्स की परपेंडिकुलर होगी। अगर वेव ऐसे जा रही है तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन ऑफ द वेव इस तरह से है। ठीक है, ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो वेव्स इनकमिंग वेव्स है तो इनकी डायरेक्शन ऑफ द वेव कैसे होगी? ऐसे होगी। आर मीन्स हमने रे बना ली। ठीक है, फिर आपने एंगल बनाना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा कि आपने नॉर्मल बनाया, ये RNAR होता है, सॉरी, RNAR। ठीक है, तो रे के बाद आपने क्या बनाना है? नॉर्मल बनाना। नॉर्मल कैसे बनाएंगे? यहाँ से नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अगर सरफेस ऐसे है तो नॉर्मल ऐसा होगा, सरफेस ऐसे है तो नॉर्मल ऐसे बनेगा। ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर बनता है सरफेस की। आई होप ये बात आपको याद होगी। तो इफ पर्पल इज द सरफेस, तो दिस विल बी योर नॉर्मल। ठीक है, अच्छा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, राइट? तो हमने नॉर्मल बना लिया और एंगल बना लिया। ठीक है, अब अपने आर का मतलब होता है रिफ्रैक्टेड रे दोबारा बनानी है, लेकिन इफ इज गोइंग फ्रॉम डीप टू शैलो, तो मुझे ये बताओ कि इज इट बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल? इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो आपने इसकी बेंडिंग बना देनी है, अपने रे बनानी है, और उसको देखो, अगर रे बेंड ना हो तो बिल्कुल सीधा ऐसे जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी तो ऐसे जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी तो ऐसे जाएगी। मेक सेंस? दिस इज नो बेंडिंग। ठीक है, दिस इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिस इज टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ये मैंने शेप बना ली रे की टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अब इस रे के परपेंडिकुलर वेवफ्रंट्स बना लो, तो ऐसे बनेंगे आपके वेवफ्रंट्स, ऐसे, ऐसे, और ऐसे करके आपके वेवफ्रंट्स बनेंगे। दिस इज हाउ। तीन बना लेना बहुत होता है, तीन बहुत होता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ किस तरह से। आई होप यू कैन सी दिस। इफ यू गोइंग फ्रॉम डीप वाटर टू शैलो वाटर, तो हमने बिल्कुल वही स्टेप्स फॉलो किए। ठीक है, दिस ये वेवफ्रंट्स आ रहे थे डीप वाटर में थे, फिर वो शैलो वाटर में जब गए तो आपने देखा कि ये बेंड हो गए टूवर्ड्स द नॉर्मल, राइट, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना, और फिर वेव्स अंदर की तरफ इस तरह से बेंड हो गई। ठीक है, अब हम बनाते हैं शैलो से डीप के लिए। ठीक है, इफ यू गो फ्रॉम द टॉप, शैलो से डीप को देखो जरा, इफ यू गोइंग फ्रॉम शैलो टू डीप, तो द रे इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इफ द रे इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, व्हाट हैपेंस कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल किस तरह से होगा? सबसे पहले हम रे बनाते हैं इसकी। सो हियर इज द रे। ये बनाने के लिए आएगा पेपर में, नीचे जो हम पेपर करेंगे उसमें बनाने के लिए आएगा, तो मेक श्योर कि इसको अच्छे से समझो। ठीक है, फिर हम रे बनाई, फिर हमने नॉर्मल बनाया। ठीक है, RNAR स्टेप्स फॉलो करोगे आसानी रहेगी। ये हमने नॉर्मल बनाया, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर बनाना है, सरफेस के परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज पे आपने नॉर्मल बनाया। ठीक है, फिर जो आपकी रे होगी वो बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो मैंने ऐसे करके इसकी बेंडिंग बना दी। अब यहाँ पे आप जो है वो वेव फ्रंट्स बना दो। तो इसके परपेंडिकुलर जो वेव फ्रंट्स बनेंगे वो ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे, और ऐसे बनेंगे। ठीक है, इस तरह से जो आपके वेव फ्रंट्स होंगे, एंड दैट्स दैट। आई होप मैंने सही बनाया है, यहाँ पे भी ऐसे ही बना होना चाहिए। यप, आपको नजर आ रहा है।
ठीक है। तो ये वो रे डायग्राम्स है जो आपको बनाने आनी चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाउ वी गो फ्रॉम शैलो वाटर टू डीप वाटर और फ्रॉम डीप वाटर टू शैलो वाटर। ठीक है, आई होप इट मेक सेंस। अच्छा जी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर लाइट ऐसे आ रही है, फॉर एग्जांपल दिस इज द इनकमिंग रे, देन आपने एक नॉर्मल बनाना है। अभी मैंने बताया कि नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। सो दिस इज द नॉर्मल, राइट। तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे होगी? दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। और आपको ये बात भी मालूम है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, अच्छा मैं चार एंगल्स बनाता हूँ, मुझे आपने बताना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा है। ए, बी, सी, डी, बताओ जरा एंगल ऑफ, पॉज करो, सोचो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होना चाहिए। मैं एक बात बताई थी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा रे को और नॉर्मल को टच करता है, कभी भी सरफेस को टच नहीं करता। तो ए तो नहीं होगा ऑफ कोर्स, ए विल नॉट बी द एंगल। बी इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट, मैं जब आई लिख रहा हूँ। और डी भी नहीं होगा बिकॉज डी वाला एंगल भी सरफेस को टच कर रहा है। आर जो है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। और एंगल आई, अब मैं लिख देता हूँ ये बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो दिस इज फॉर अ स्मूथ सरफेस। अब प्लेन मिरर की डायग्राम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेन मिरर की डायग्राम किस तरह से इंपॉर्टेंट है, इफ यू सी हियर, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेट्स से दिस, ये एक ऑब्जेक्ट। अब इसकी जो इमेज बनेगी वो आपने याद रखना है कि जितना, लेट्स से अगर ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल, तो आपने इतना ही 2 सेंटीमीटर पर इसकी इमेज बनेगी। ठीक है, और इमेज की प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं, इट्स अ वर्चुअल इमेज में, उस पर जो बनती है मिरर में, वर्चुअल इमेज होती है, राइट, अपराइट होती है, इन्वर्टेड नहीं होती। और इफ इट्स अ प्लेन मिरर, टॉकिंग अबाउट अ प्लेन मिरर, तो सेम साइज की होती है इमेज। ठीक है, ये बात याद रखनी बिकॉज ये आगे आ सकता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर लाइट, यहाँ पे लाइट का मीडियम चेंज हो, ठीक है, तो सपोज करो कि लाइट एंटर कर रही है एक मीडियम में, लेट्स से दिस इज इनकमिंग रे, और सना कैमरा ऑन है, हाँ जी, दिस इज द इनकमिंग रे। ठीक है, और यहाँ पर ये, दिस इज द नॉर्मल। ठीक है, तो इफ इट्स एंटरिंग, फॉर एग्जांपल ये ग्लास है और बाहर एयर है, ठीक है, विल इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल? जब लाइट डेंसर मीडियम में आती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आई, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा आर। ठीक है, तो आई और आर, आई होप यू कैन सी दैट। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपने ये नहीं लेने, ये वाला एंगल ये नहीं लेना, यहाँ पे ये वाला एंगल नहीं लेना, क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल सरफेस को टच कर रहा है। जो एंगल सरफेस को टच करता है वो कभी भी ना तो इंसिडेंस वाला एंगल होता है, ना तो वो रिफ्लेक्शन वाला, रिफ्रैक्शन वाला एंगल होता है। ठीक है, इस सिचुएशन में साइन, स्नेल्स लॉ कौन सा होगा? साइन, याद होगा आप लोगों को, साइन आई ओवर साइन आर इज द स्नेल्स लॉ इन दिस सिचुएशन। एन क्या है यहाँ पे? एन जो है वो किसी भी, इस, फॉर एग्जाम्पल इस ऑब्जेक्ट में एंटर हो रही है ना, तो इस सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस सब्सटेंस। दिस इज द लाइट, दिस इज द केस व्हेन द लाइट इज एंटरिंग इनटू द मीडियम। चलो हम इसके दूसरा केस करते हैं, व्हेन द लाइट इज लीविंग द मीडियम। व्हाट हैपेंस व्हेन द लाइट इज लीविंग द मीडियम? तो मैं बना लेता हूँ यहाँ, फॉर एग्जाम्पल लाइट यहाँ से आई, यहाँ से ऐसे लाइट अंदर से आ रही है, राइट, नॉर्मल बनाते हैं इसको, दिस इज द नॉर्मल। नाउ इज इट बेंडिंग अवे फ्रॉम द, विल इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल और विल इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल? इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल हुई है, टुवर्ड्स नॉर्मल। यहाँ पे द बेंडिंग विल बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे होके ऐसे चला जाए। ठीक है, और वैसे तो जाना चाहिए इसको ऐसे, लेकिन ये बेंड हो गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अवे, नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे
bends towards normal, और this one bends away from the नॉर्मल। ठीक है। अच्छा, अब एंगल कौन सा लेना है? एंगल यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ये होगा, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जो है वो ये होगा। ठीक है। इस केस में फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आई एन इज इक्वल टू साइन आर ओवर साइन आई। ठीक है। तो दिस आर द टू केसेस, वन इज द लाइट एंटरिंग इनटू द मीडियम, द अदर वन लाइट इज लीविंग द मीडियम, अगेन नॉर्मल वही है। ठीक है। आई होप इट मेक सेंस। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है कि अगर लाइट अदर से अंदर से, दिस इज यहाँ पे उस केस में जब लाइट मीडियम की से बाहर निकल रही होती है। ठीक है। तो लाइट मीडियम से, लाइट इज ट्राइंग टू लीव द मीडियम, राइट। ये नॉर्मल है। ठीक है। तो लाइट टुवर्ड्स, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। अब मैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दूं, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस मजीद बढ़ा दूं तो क्या हो जाएगा कि आर बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। दिस विल बी द रिफ्लेक्टेड रे, और दिस विल बी द इंसिडेंट रे। ठीक है। इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने बढ़ा दिया, तो रिफ्रैक्टेड रे जो है वो, यानी रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो 90 डिग्री होगी। ठीक है। उस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ठीक है। यानी व्हेन आर इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, देन उस वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, एंड दैट इज 90 डिग्रीज। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज, फॉर एग्जांपल अगर ऐसे लेके आया मैं, ठीक है, तो दिस इज द नॉर्मल। ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस मैं यहाँ पे लिख लूँ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो लाइट विल नॉट गो आउट ऑफ द मीडियम, इट विल एक्चुअली बेंड इनटू द मीडियम। मॉमी कैमरा ऑन है। इट विल गो रिफ्लेक्ट बैक इनटू द मीडियम। ठीक है। अच्छा, कुछ हिस्सा इसका इंटरनली, इस केस में ऐसा होता है कि यहाँ पे कुछ हिस्सा इसका इंटरनली रिफ्लेक्ट भी होता है। ठीक है। दीज आर कॉल्ड वीक इंटरनल रिफ्लेक्शंस। यहाँ पे वीक रिफ्लेक्शंस हो रही है इंटरनली, बट मोस्टली लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट हो रही है एट 90 डिग्रीज। ठीक है। लेकिन यहाँ पर लाइट सारी की सारी इंटरनली रिफ्लेक्ट। ठीक है। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका फार्मूला भी आई एम श्योर आपको आता होगा। फार्मूला इज, साइड पे लिख लेता हूँ उसको। फार्मूला क्या होता है कि हम इस पे साइन एन इज इक्वल टू, जब लाइट मीडियम से निकल रही होती है तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं ना। ठीक है। तो लाइट इज लिविंग द मीडियम, तो हम क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू साइन आर ओवर साइन आई। ठीक है। इंसिडेंस एंगल क्या हो गया, इंसिडेंस एंगल सी के बराबर हो गया, तो विल कॉल इट सी क्रिटिकल एंगल। उस वक्त जब रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो था, या रिफ्रैक्शन जो था, वो 90 डिग्री था, राइट। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, एन इज इक्वल टू साइन 90 डिग्रीज, कैलकुलेटर में ट्राई करो उसको, यू विल गेट 1 और साइन सी। ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला। ये मैं आगे एक क्वेश्चन में हम यूज भी करेंगे, तो उस फॉर्मूला को अच्छे से देख लो। ठीक है। बस आई थिंक लास्ट चीज कर रहे हैं, इसके बाद विल स्टार्ट क्वेश्चंस। थिन लेंसेज है, आपको ये जो नजर आ रही है ना, इस तरह की जो डायग्राम्स बनाते हैं, मैं नॉर्मली बोर्ड पे मैं इस तरह से बनाता हूँ। दिस इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। ठीक है। और डाइवर्जिंग लेंस जो है वो इस तरह से बनता है नॉर्मली ऐसे करके। दिस इज दैट इज कॉल्ड द कनकेव लेंस। तो मैंने क्या याद कराया था कि इस तरह से, अगर केव का मतलब होता है गार, तो जस्ट बिकॉज इट्स केव्ड इन फ्रॉम इनसाइड, दिस इज व्हाई इट्स कॉल्ड कनकेव लेंस। ठीक है। कन्वेक्स लेंस डाइवर्ज कन्वर्जिंग लेंस होता है, राइट, वेयर एज द कन्वेक्स लेंस इज द डाइवर्जिंग लेंस। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन एक और बात वो ये है कि ये जो डायग्राम्स हम बनाते हैं ना, these डायग्राम्स आर कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल डायग्राम्स। ठीक है। ये एक लेंस की कंप्लीट डायग्राम नहीं होती। दिस इज अ क्रॉस सेक्शनल डायग्राम ऑफ अ लेंस। ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन में इस्तेमाल होगी, तो विल लुक इनटू दैट। ये 6 केसेस हैं लेंस की। आई थिंक मैंने क्लास में एक्सटेंसिव प्रैक्टिस भी करवाई थी इसकी। तो ये 6 के 6 आपको बनाने आने चाहिए। इनफैक्ट इसमें से अब एक ऐसा भी होगा जो हम बनाएंगे भी थोड़ी देर में। विल लुक इनटू दैट कि वो कैसे बनता है। ठीक है। आई थिंक ये वाला एक क्वेश्चन में हम बनाएंगे ये वाला। ठीक है। तो इसकी मैग्निफिकेशन में निकालेंगे। हाँ।
चलो लेट्स जंप टू क्वेश्चन जल्दी से। अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, पढ़ाई बहुत होगी, काम पे आ जाते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट एमसीक्यू। अब ये पेपर वन में सिर्फ एमसीक्यूज चल रहे हैं, तो अपने ध्यान से देख लें। फर्स्ट एमसीक्यू, द डायग्राम शोज स्ट्राइकिंग अ लाइट स्ट्राइकिंग अ प्लेन मिरर एंड रिफ्लेक्टिंग लाइट आई, और ऐसे करके लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। विच इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? बार बार करा चुका हूं मैं ये बात, कि ए सरफेस को टच कर रहा है, ए भी एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होगा, डी भी सरफेस को टच कर रहा है, डी एफ एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होगा। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो बी इज योर आंसर। ठीक है, आसान से सवाल था। ये एक मजे का सवाल है, ये आपने बहुत ध्यान से देखना है, दिस इज अ रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। A shop, a shoe shop puts a mirror on the wall so that customers can look at their shoes. इन कस्टमर्स को अपने जूते देखने, तो जूते देखने के लिए क्या जरूरी है? कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पर्सन, ये एक बंदा है और इसको अपने जूते देखने हैं। बहुत बड़े मजे के इसने नाइकी के अच्छे से जूते पहने हुए हैं और इसको अपने जूते देखने हैं, ठीक। तो जरूरी ये है इसके लिए कि लाइट जूतों से निकले, लाइक मतलब जूतों से निकले नहीं, इसका मतलब ये है कि लाइट यहाँ से आए, राइट, और टकरा के इसकी आंखों में जाए। दैट्स द ओनली वे यू कैन सी, दैट्स द ओनली वे यू कैन सी समथिंग, राइट। तो उसके लिए जरूरी ये है कि कम से कम, अगर बंदे की हाइट फॉर एग्जांपल 150 है, तो कम से कम आधी हाइट पे मिरर होना चाहिए, राइट। मिरर का कोई भी हिस्सा से कम आधी हाइट पे होना चाहिए, ताकि वो लाइट उससे रिफ्लेक्ट करे। और इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे पूछा ये गया है कि द बॉटम ऑफ द मिरर इज एट हाइट h above the ground, ठीक है। What is the smallest value of h that allows the customer to see an image of his shoes in the mirror? सबसे कितना नीचे हम रख सकते हैं मिरर को कि कस्टमर को अपने जूते नजर आ जाए, ठीक है। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर हम इतना नीचे रखें कि बिल्कुल ऊपर वाले कोने पे भी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए, तब भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो 150 सेंटीमीटर को अगर हाफ करो, तो हाफ इसका बनता है, अगर मैं इसको हाफ करूं, तो ये होगा 75 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई 2 कर लो, और ये हो गया 75 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि मिरर कम से कम 75 मीटर की हाइट पे होना चाहिए ग्राउंड से। मिरर का ऊपर वाला कोना, जैसे दिस इज द ग्राउंड। लेकिन मसला ये आ गया कि मिरर खुद, यानी ये वाली हाइट कितनी होनी चाहिए? ये वाली हाइट यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, वो होनी चाहिए 75 सेंटीमीटर। गौर से सुनना ये बात, अगर नहीं समझ में आया इसको पॉज करके दोबारा देखो। यहां तक समझ नहीं आया तो ये देखो, पॉज करके दोबारा देखो और गौर से देखो। यहां से यहां तक जो मुझे हाइट चाहिए वो चाहिए 75 सेंटीमीटर, यानी अच्छा, अब उसमें से 50 सेंटीमीटर का तो मिरर खुद है, ठीक है। तो बाकी कितनी बची, कितनी हाइट बाकी बची? 25 सेंट। आंसर क्या होगा? 25 सेंटीमीटर, यानी ये एच था ना। मैं कह रहा था कि ग्राउंड को हम कितना ऊपर रखें, ग्राउंड से कितना ऊपर रखें मिरर को, तो वो हाइट असल में एच, वो हाइट कितनी? 25 सेंटीमीटर इज द हाइट एच। जितना हमें इससे, अगर इससे नीचे लेके जाओगे, अगर सोच के बताओ ना, कि अगर इस मिरर इससे भी नीचे चला गया तो क्या होगा? कि लाइट मिरर को रिफ्लेक्ट करके आंखों में नहीं जाएगी। लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आंखों में नहीं जाएगी जूतों से। तो कम से कम यहाँ पे मिरर इससे ऊपर हो तो और अच्छी बात है, इससे यहाँ पे भी होगा तो और भी अच्छी बात है, राइट। मिरर अगर ऐसे लगा हो, बिल्कुल सेंटर से रिफ्लेक्ट हो, तो और भी अच्छी बात है। लेकिन कम से कम इतना, वी वांट टू फाइंड फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एच। तो हम चाह रहे हैं कि मिरर को जितना नीचे रख सके उतना रखें। तो कितना नीचे रख सकते हैं हम? इस एच की वैल्यू कितनी हो सकती है? 25 सेंटीमीटर। इससे नीचे करोगे तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी मिरर से, आपको अपने नए नए शॉपिंग वाले जूते नजर नहीं आएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है ये, अच्छे से समझो इसको, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको सही से समझो, नहीं समझ में आ रही तो पीछे जाके दोबारा देख लो इसको एक दफा। ओके, a cork on the surface of water moves up and down as the waves pass across the surface। अपने पानी देखा होगा ना, एक पानी का पॉन्ड है ऐसे ऐसे, और उसके ऊपर एक कॉर्क रखा हुआ है जो कि ऊपर और नीचे मूव कर रहा है, ठीक है। पानी की वेव्स ऐसे चली जा रही है आगे, लेकिन कॉर्क जो है वो सिर्फ ऊपर और नीचे मूव कर रहा है।
आपको ना पता चल ही गया होगा कि ये एक असल में ट्रांसवर्स वेव बन रही है, जिसमें पार्टिकल ऊपर और नीचे मूव कर रहे हैं, जबकि वेव की डायरेक्शन जो है वो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेव, वाटर की वेव्स इस डायरेक्शन में जा रही हैं। ओके, अब इसको जरा गौर से अगर हम स्टडी करें, तो इसको बना रहने दें। ठीक है, वेव्स। The diagram shows the height of a cork above average level of as the surface varies with time। तो इसका मतलब ये है कि जो कॉर्क है वो 2 सेंटीमीटर तक जा रहा है ऊपर। ठीक है, ये इसका एम्पलीट्यूड है। क्या है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड है इसका 2 सेंटीमीटर। द न्यूमेरिकल, अब ये बात गौर से पढ़ने वाली है, गौर से पढ़ो ये बात। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ इज if this wave is equal to the numerical value of the amplitude of this wave। सिंपल अल्फाज में इसका मतलब ये है कि जो वेवलेंथ है इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड हमें पता है क्या है, एम्पलीट्यूड तो 2 सेंटीमीटर है। तो बातों बातों में हमें इसकी वेवलेंथ भी पता चल गई, विच इज 2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो हमें इसकी स्पीड निकालनी। अभी ये सवाल थोड़ा थोड़ा सा ट्रिकी है। स्पीड का फॉर्मूला याद करो, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। आपको लैम्डा तो पता चल गया होशियारी से, विच इज, हमने एम्पलीट्यूड को देखा, फिर हमें पता चल गया था कि ओके एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ दोनों की लेंथ बराबर है, तो जो एम्पलीट्यूड है वही वेवलेंथ है, विच इज 2 सेंटीमीटर्स। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी तो कहीं नहीं गिवन। अब गौर करो, मैंने बताया था कि जब एक साइकिल कंप्लीट हो वेव का, जो छोटा कर लेता हूँ उसको, जब एक पूरा साइकिल कंप्लीट होता है वेव का ऐसे करके, तो वो उसका टाइम पीरियड होता है। तो मुझे देखिए बता सकते हो कि इस वेव का टाइम पीरियड क्या होगा? जैसे मुझे देख के बताओ, यहाँ से अगर हम चलना शुरू करें ऐसे और ऐसे, तो इसका टाइम पीरियड क्या है? मेरे पास तो इसका टाइम पीरियड 0.5 सेकेंड आ रहा है। आई होप आप ग्राफ पे देख सकते हैं कि टाइम पीरियड जो है वो 0.5 सेकेंड है। अब हमारे लिए आसानी होगी, क्योंकि हमें पता है फ्रीक्वेंसी जो होता है 1/टाइम होता है। right? इसका मतलब है 1/0.5, विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 हर्ट्स मैंने फ्रीक्वेंसी के वो बताया था, या 2, जो टाइम सेकंड में है, तो आप कह सकते हो कि 2s-1 भी कह सकते हो, हर्ट्ज भी कह सकते हो, s-1 भी कह सकते हो। मैं बताऊंगा कि s-1 क्यों कह रहा हूँ। एस नीचे है ना, तो ऊपर आके s-1 हो गया। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास वेवलेंथ भी आ गई, हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी आ गई। अब हम जल्दी जल्दी स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2s-1, राइट। वेवलेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 2 से क्या होता है? 4। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, s-1, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज द स्पीड ऑफ दिस वेव, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सी इज माई आंसर। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली कोई चीज नहीं नहीं है इसमें। कॉन्सेप्चुअली वही सब कुछ है जो मैंने पहले बताया, कि वेवलेंथ क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, और स्पीड कैसे निकालते हैं। वी जस्ट डिड दिस वन। लेट्स मूव ऑन। A water waves travels from deep water into shallow water in a ripple tank। ये हम कहाँ से कहाँ गए? डीप वाटर से हम गए, वी वेंट फ्रॉम डीप वाटर टू शैलो वाटर। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले, कि ऊपर से टेबल कॉपी करूँ क्या? डीप से शैलो वाटर में जो हम कहते हैं, इतना बड़ा बड़ा क्यों है सब? ये लेट्स गो बैक। कहाँ हैं हम? तुम यहाँ है। ओके, अच्छा हम गए डीप वाटर से शैलो वाटर में। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इफ यू गो फ्रॉम डीप वाटर टू शैलो वाटर, व्हाट हैपेंस टू द स्पीड ऑफ द वेव? हाई से लो हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है? कोट नजर आ रही है कि स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो स्पीड ऑफ द वेव डिक्रीजेस, या तो आंसर सी सही है या डी सही है, ए और बी गलत हो गया, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है इंक्रीजेस, जबकि हमें नजर आ रहा है कि स्पीड डिक्रीज हो रही है। अब सी या डी में से कोई एक सही है। ओके, वेवलेंथ, वेवलेंथ देख के बताओ, लॉन्ग से शॉर्ट हो रही है, लॉन्ग से शॉर्ट हो रही है, इसका मतलब ये कि वेवलेंथ भी डिक्रीज हो रही है। तो वेवलेंथ इज ऑल्सो डिक्रीजिंग,
विच मीन्स कि वेवलेंथ इंक्रीजेस वाला ऑप्शन गलत है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सिंपल टेबल है जो आपको याद करना है, होना चाहिए याद। ओके, द डायग्राम शोज अ रे ऑफ अ रिफ्लेक्टेड लाइट ऑन अ प्लेन मिरर। ठीक है, अब देखने में सबसे पहले कोई बेवकूफ जो है वो ये गलती करेगा कि 40 नजर आ रहा है, यही एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, यही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर हो। लेकिन मैं जब देखूंगा तो मुझे देखने ही पता चल जाएगा, ओके ये एंगल सरफेस को टच कर, मिरर को टच कर, ये कभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं सबसे पहले नॉर्मल बनाऊंगा। नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो मुझे पता चलेगा कि ओके ये एंगल 50 डिग्रीज है। क्यों? क्योंकि जो नजर आ रहा है कि ये पूरा का पूरा 90 है, राइट। उस 90 का कुछ हिस्सा अगर 40 है तो बाकी कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए, राइट। अगर मैं इस रे को कंप्लीट करूंगा ऐसे करके, तो दिस एंगल विल आल्सो बी 50 डिग्रीज, राइट। तो इसका मतलब ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 50 है, और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आल्सो 50 डिग्रीज। ठीक है, आसान सा सवाल था। हाँ जी, a ray of light is incident on a surface at an angle C। एंगल सी से रे ऑफ लाइट एंटर हुई। एंगल सी इज द क्रिटिकल एंगल, और जब क्रिटिकल एंगल में लाइट एंटर होती है तो लाइट बाहर तो कभी भी नहीं जाती, राइट। तो ए गलत हो गया और बी भी गलत हो गया। ई बी में तो बेंडिंग भी नहीं हो रही, हमें पता है कि बेंडिंग होती है, ये बेंडिंग भी गलत करवाई हुई क्योंकि बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है, ए और बी तो गलत हो गई। अच्छा, अब क्रिटिकल एंगल पे आपको याद आ रहा होगा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जब रिफ्रैक्टेड एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, और कुछ वीक रिफ्लेक्शंस भी होती हैं अंदर की तरफ। ठीक है, तो बाहर तो कोई रे नहीं जाती, सी फिर भी गलत हो गया क्योंकि बाहर कुछ नहीं जा रहा। डी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पे देखो दो एरोज बने हैं, ये रिफ्रैक्टेड रे का है जहाँ पे एंगल 90 डिग्रीज है रिफ्लेक्शन का, और फिर कुछ इंटरनल वीक इंटरनल रिफ्लेक्शंस भी हो रही हैं। दिस इज द वीक इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होगी व्हेन द एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल। राइट नाउ इट इज एट क्रिटिकल एंगल, बिल्कुल वो क्रिटिकल एंगल के दरवाजे पे खड़ा है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल अभी नहीं हुआ। ठीक है, ये बहुत मजे का सवाल है, दिस इज अ रियली रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, करते हैं, ये वो क्वेश्चन है जिसमें आप सब जो है बहुत सारी मिस्टेक्स करोगे, तो इसको अच्छे से देख लो कि इसको कैसे करना है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कन्वर्जिंग लेंस का काम होता है रेज को कन्वर्ज करना। ठीक है, और डाइवर्जिंग रेस का काम होता है रेस को डाइवर्ज करना। ठीक है, और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है वो रे बेंड नहीं होती। ठीक है, तो पोजीशन 1 और 2 और 3 पे कुछ लेंसेज लगे हुए हैं, हमें नहीं पता वो कन्वर्जिंग लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस है। आपको फाइंड आउट करना है कि बताओ कि वो कन्वर्जिंग लेंस है या फिर डाइवर्जिंग लेंस है, आपने बताना कैसे। ठीक है, सबसे पहले ये रे बॉक्स है, यहाँ से रेज निकल रही है, और पोजीशन 1 2 3 पे हमने बताना है कि कौन से लेंसेज लगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने में इतना आसान लग रहा है, उतना आसान है नहीं, गौर से देखो उसको। अब बीच वाली रे को तो मैं निकाल ही दूं, क्योंकि बीच वाली रे तो बेंड हो ही नहीं रही, तो ये तो मैं कुछ भी नहीं बता रही, बीच वाली रे हमारे लिए यूजलेस है। ऊपर वाली रे पे गौर से देखो, क्या ये कन्वर्ज हो रही है या डाइवर्ज हो रही है। अब इसको देखने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपना स्केल रखो इस पे, मेरे पास तो स्केल नहीं है तो मैं लाइन बनाऊंगा। स्केल रखो इस पे और देखो कि ये, अगर ये बेंड ना होती तो किस डायरेक्शन में जाती। अगर ये बेंड ना होती तो ये इस डायरेक्शन में जाते हैं, ये वाली रे भी अगर बेंड ना होती तो ये इस डायरेक्शन में जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अपनी डायरेक्शन ये अंदर की तरफ वो कर रहे हैं, राइट। बेंड हो रही है ना, इनवर्ट बेंड हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कौन सा लगा हुआ है? कन्वर्जिंग लेंस लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ है? कन्वर्जिंग लेंस लगा, पोजिशन 1 पे। ठीक है, नजर आ रहा होगा ना आपको कि पोजिशन 1 पर कन्वर्जिंग लेंस लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब देखो पोजीशन 2 पे। ठीक है, पहले पोजीशन 1 पे हमने डिसाइड कर लिया कि कन्वर्जिंग लेंस लगा हुआ है, तो पोजीशन 1 पे कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग जो भी कह रहे हैं कि पोजीशन 1 पे डाइवर्जिंग है, वो दोनों ऑप्शंस गलत हो। पोजीशन 2 पर आओ। पोजीशन 2 पे बीच वाली रे को हम देख ही नहीं रहे। अब मुझे बताओ कि ये रे अगर बेंड ना होती तो ये ऐसे जाती, तो इज इट ये कन्वर्ज हो रही है डाइवर्ज हो रही है? मुझे तो लग रहा है कि एक जगह पे कन्वर्ज हो रही है। इसका मतलब ये है कि पोजीशन 2 पर भी अंदर की तरफ बेंड हो रही है ना ये। इसका मतलब ये है कि
पोजीशन 2 पर भी कन्वर्जिंग लेंस लगा हुआ है। तो अगेन ये कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग तो हो सकता है। अभी भी हमें नहीं पता ऑप्शन बी सही है या ए सही है। सी और डी तो गलत है, ठीक है, तो ये दोनों सही है। थ्री, पोजीशन थ्री। अब पोजीशन थ्री की रेस देखो, ये बड़ी मजे का है। ऐसा लग रहा है कि कन्वर्ज हो रही, लग रहा है ना। मैं भी पहले धोखा खा गया था इससे, आई बी ऑनेस्ट। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कन्वर्ज हो रही है, लेकिन गौर से देखो कि ये रे अगर अपनी अपनी उसी उस पे आ रही होती जिस तरह से आ रही है, तो ये ऐसे होती। और ये रे भी अगर आ रही होती अपनी स्पीड पे, मतलब जिस जिस डायरेक्शन में आ रही थी, रे ऐसे होती, राइट। लेकिन आप देख रहे हो कि रे जो है वो अपनी रेगुलर स्पीड से या अपनी रेगुलर डायरेक्शन से बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे कौन सा लगा हुआ है, डाइवर्जिंग लेंस लगा हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट पे देखा ना हमने कि अपनी रेगुलर स्पीड से अंदर की तरफ बेंड हो रही थी, तो यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस था, लेकिन अपनी यहाँ पे अपनी रेगुलर डायरेक्शन से बाहर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअली, अब यहाँ पे लेंस ना लगाते तो हो सकता है कन्वर्ज हो जाती, लेकिन यहाँ पे हमने पोजीशन थ्री पे लेंस लगा के थोड़ा सा इनको डाइवर्ज कर दिया, ठीक है। तो पोजीशन थ्री पर डाइवर्जिंग लेंस लगा हुआ है, द आंसर इज बी, ठीक है। बस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आई एक्चुअली लाइक दिस वन। ओके, अच्छे से देख लें इसको, बहुत ध्यान से करना है। राइट, नेक्स्ट। स्विमिंग पूल इज लिट बाय, अब गौर से देखो इसी में सारा जवाब छुपा हुआ है। अ स्विमिंग पूल इज लिट बाय अंडर वाटर लाइट, ये स्विमिंग पूल पूरा का पूरा रोशन है एक अंडर वाटर लाइट की वजह से। तो a ray of light is incident on the surface of the water, what is the path for the, of course अगर ये पानी है सारा का सारा, ये सारा का सारा पानी, अगर पानी अंदर, like, ऐसे दिस इज द बॉडी ऑफ वाटर, ठीक है, अगर अंदर सारा का पानी रोशन है तो इसका मतलब ये है कि लाइट अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर लाइट बाहर चली जाती पानी से, एक पानी के अंदर लाइट लगी हुई है, अगर वो पानी के बाहर चली जाती है सारी की सारी लाइट, चाहे वो बेंडिंग होके जाती, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होके ऐसे चली जाती, तो अंदर का पानी तो रोशन नहीं होता ना, दिस इज द वाटर। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्विमिंग पूल जो है वो पूरा का पूरा रोशन हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि पानी के अंदर लाइट लगी हुई है इस तरह से कि वो लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, और वो इंटरनली रिफ्लेक्ट होके पूरे के पूरे पूल को अंदर से उसने रोशन कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि लाइट तो बाहर नहीं जा रही, ए और बी भी गलत है। और इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है तो इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, इस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं होती। इस तरह से तब लाइट तब आती है जब ऊपर से ऐसे आ रही है लाइट, this is how it gets into the surface by the d direction. Of course d भी गलत हो गया, c is your answer। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये तो बहुत ही आसान है। A ray of light passes from glass to air, एक रे ऑफ लाइट है जो ग्लास से एयर में जा रही है, ठीक है, तो ये एयर, ग्लास डेंसर मीडियम है, एयर जो है वो लेस डेंस मीडियम है, तो व्हाट डू यू थिंक हैपेंस, इट इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, ए तो नॉर्मल पर है, ए तो गलत हो गया, ठीक। अगर अपनी रेगुलर स्पीड पे जा रहा होता तो सी पे जाता, सी भी गलत हो गया क्योंकि बेंडिंग तो होनी है, सी भी गलत है। अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल है तो डी है, टूवर्ड्स द नॉर्मल है तो बी है, तो क्या आंसर सही होगा, वी नो दैट इट रिफ्रैक्ट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो डी इज योर आंसर, बी आंसर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो बहुत ही आसान है। एन ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, विच डायग्राम शोज इमेज आई फॉर्म्ड बाय द मिरर, कौन सी डायग्राम हमें इमेज के बारे में बता रही है। अब देखो कि मैंने थोड़ी देर पहले प्लेन मिरर के बारे में बताया था कि इसकी जो इमेज होती है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है, अपराइट होती है, ठीक है। जहां पे आपको इमेज इन्वर्टेड, बी की इमेज गलत क्यों, क्योंकि इमेज इन्वर्टेड है, इसमें ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो बी इन्वर्टेड नीचे की तरफ है, ठीक। तो बी गलत हो गया, देखते ही बता दिया मैंने कि बी गलत है। दूसरा ये है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द इमेज टू द मिरर, मतलब ये है कि अगर ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इस वजह से सी और डी गलत हो गए, बिकॉज वो बिल्कुल मिरर के ऊपर बन रहे हैं, विच इज नॉट ट्रू। मिरर के बैक पे बनती है डायग्राम, सॉरी इमेज, विच यू कैन सी के ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये एक मजे का सवाल है, इसको करते हैं। आई वुड से टेक योर गिव योरसेल्फ अ मिनट और इसको खुद से करने की कोशिश करो, सोचे करो, शाबाश। लेट्स वर्क आउट द एंगल बिटवीन देम। अब आप गौर करें कि यहाँ पे मीडियम के एंटर लाइट एंटर हो रही है, ठीक है।
फ्रॉम एयर इनटू द मीडियम क्यू। तो किसी भी मीडियम के अंदर एंटर होती है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, मैंने फॉर्मूला बता चुका हूँ इसके लिए। द फॉर्मूला दैट वी यूज इज साइन आर ओवर साइन आई, ठीक है, इज इक्वल टू एन। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब हमें हमें फाइंड आउट करना है क्रिटिकल एंगल, लेकिन गौर करो क्रिटिकल एंगल के लिए मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया है, दैट इज एन इज इक्वल टू 1/sin c। जब तक आपको एन नहीं मालूम होगा आप सी नहीं निकाल सकते। इस इक्वेशन में दो ही तो अननोन है, मतलब दो ही तो वेरिएबल्स हैं। वन ऑफ देम इज एन, वन ऑफ देम इज सी। आपको सी फाइंड आउट करना है, तो सी फाइंड आउट करने के लिए आपको एन मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम स्टेप वन में पहले एन निकालेंगे, और फिर स्टेप टू में हम उस एन को यूज करके क्रिटिकल एंगल निकालेंगे। ठीक है, तो ओके, हम इसको स्टेप वन से फॉलो करते हैं। तो एन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन करते हैं। अब यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आपने इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं समझ लेना, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं समझ लेना, अलग वास्ता है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, ये मिस्टेक नहीं करना। मैं आई थिंक इसी लेक्चर में काफी दफा बता चुका हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कभी भी सरफेस को टच नहीं करता। ठीक है, तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा, और ये कितना है, दिस इज 90 - 42 डिग्रीज। इसको कैलकुलेट कर लो। आई थिंक इफ यू डू 90 - 42, और यहाँ भी जो एंगल होगा वो 90 - 49.5 डिग्रीज होगा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, इसका बहुत ध्यान से करना है इसको, इसमें मिस्टेक नहीं करना। तो क्या होगा, इफ यू डू 90 - 45 करके दिखाओ मुझे जल्दी से। दोनों 90 से सब्ट्रैक्ट करो और टेल मी द वैल्यूज। वाला एंगल तो 48 डिग्रीज हो जाएगा, राइट, और ये वाला एंगल जो है अंदर वाला, ये हो जाएगा 40.5 डिग्रीज। ठीक है, तो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 48 है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 40.5 डिग्रीज है। ठीक है, तो जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो इनफैक्ट, ओके, आई थिंक साइन, एक मिनट दो जरा मुझे। तो जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा ना साइन आई ओवर साइन आर होगा ना, क्योंकि 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 एंटर हो रही है लाइट अंदर। सॉरी, फॉर्मूला थोड़ा सा ले लिख दिया मैंने। ओके, आई थिंक पहले मैं बता चुका हूँ, तो आई होप यू विल बी एबल टू डू दैट। ओके, साइन इंसिडेंस एंगल 48 डिग्रीज है, तो साइन 48 डिग्रीज डिवाइडेड बाय साइन रिफ्रैक्टिव एंग या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 40.5 डिग्रीज है। तो डिवीजन करो, इफ यू कैरी आउट द डिवीजन तो आपके पास जो आ जाएगा, कैलकुलेटर से करना है, आपके पास 1.44 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, पहला स्टेप कंप्लीट। अब अगले स्टेप में क्या करना है, आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करना है। 1.44 इज इक्वल टू 1/sin c। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, साइन सी वहां ले जाओ, 1.44 नीचे ले जाता हूँ। 1.44 मुझे सी चाहिए। इफ यू रिमेंबर हमें क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल। तो सी इज इक्वल टू साइन, आपने करना है इनवर्स 1/1.44, and you will get your critical angle which will be 60.9 degrees। C is your answer। ठीक है, तो दिस इज वाज अ टू स्टेप क्वेश्चन। ये एमसीक्यू कम और पेपर टू का क्वेश्चन ज्यादा था, बट आई होप इट मेक सेंस। ठीक है, दोनों चीज आपने पढ़ी हुई है, बस दोनों चीज एक ही साथ एक ही सवाल में पूछ ली गई है। ये भी उसी तरह का सवाल है, लेकिन थोड़ा सा आसान है, क्योंकि उसमें वो दो तीन लेंस है, इसमें से बस एक ही लेंस है। तो कौन सा कन्वर्जिंग लेंस है, लेट्स सी। अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा वाला कन्वर्जिंग लेंस है। अब आप गौर करो, तो ये रे अगर ऐसे ही जा रही होती, मतलब इसी तरह चलती रहती, तो ऐसे जाती, ठीक है? लेकिन इस लेंस लगने की वजह से ये रे आउटवर्ड हो गई। तो जब जब भी रे फैल जाती है, ये तो डाइवर्जिंग लेंस हुआ, ठीक? ये डाइवर्जिंग लेंस है। वे लुकिंग फॉर अ कन्वर्जिंग लेंस, तो ये गलत है। ठीक है, सी की तरफ देखो। अब सी ऐसा लग रहा है कि कन्वर्जिंग, ऐसा लग रहा है ना, देखने में मुझे भी लग रहा है। लेकिन अब आप गौर करो कि ये रे ऐसे आ रही है, और ये रे ऐसे जा रही है। अब मुझे बताओ कि अपने रेगुलर पाथ से इज इट गोइंग आउटवर्ड और इनवर्ड। मुझे तो लग रहा है कि अपने रेगुलर पाथ से आउटवर्ड जा रही है रेस। देयरफॉर सी बी कन्वर्जिंग लेंस है। आई नो दिखने में सॉरी, डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, बिकॉज रेस जो है वो बजाय अंदर आने के, कन्वर्ज होने के, बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ डाइवर्जिंग लेंस। दिखने में लग रहा है कन्वर्जिंग लेंस, बट एक्चुअली डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, यहाँ पे रेस को देखो, राइट, यहाँ पे रेस जो है वो ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन फिर बाहर की तरफ जा रही है।
एक्चुअल रेज बाहर की तरफ है, एक्चुअल रे बाहर की तरफ है, तो अगेन इसका मतलब ये है कि ये डाइवर्जिंग लेंस है। इस पे गौर करो, ऐसे यहाँ भी ऐसा लग रहा होगा कि ये डाइवर्ज हो रही है, बट इफ यू नोटिस ये रे अगर अपनी उसी डायरेक्शन में चलते रहते तो इस तरह से दोनों डाइवर्ज हो जाते हैं आपस में। लेकिन चूंकि आपको नजर आ रहा है कि एक्चुअल रेज इन दोनों के बीच में, तो इसका मतलब ये है कि दिस वन इज द कन्वर्जिंग लेंस, तो बी इज योर आंसर। ठीक है। ओके, मैं स्टार्टिंग पेपर टू। पेपर टू के क्वेश्चन स्टार्ट करें, गौर से देखो इस सवाल को। 5054 पेपर टू 1 मई जून 2025। फिगर 5.1 इज अ डायग्राम शोज द अरेंजमेंट ऑफ एयर पार्टिकल्स एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। याद आ रहा है लॉन्गिट्यूडनल वेव? थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि पार्टिकल्स ऐसे और ऐसे मूव करते हैं। जब अब देखो यहाँ के पार्टिकल्स भी ऐसे और ऐसे मूव करते हैं, ठीक है। जब ये वाले पार्टिकल सारे यहाँ आ जाएंगे, अब ये वाला पार्टिकल भी यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पार्टिकल्स बहुत सारे हो जाएंगे। ऐसे रीजन को हम कहते हैं कंप्रेशन, राइट। और ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या बन जाएगा फिर, पार्टिकल्स यहाँ पे कम हो जाएंगे, ये हिस्सा बन जाएगा रेयर फैक्शन, ये हिस्सा बन जाएगा रेयर फैक्शन। ठीक है। तो ये नजर आ रहा होगा जो जगह डार्क है वो कंप्रेशन है और जो लाइट है वो रेयर फैक्शन है। ऑन फिगर 5.1 मार्क द सेंटर ऑफ अ कंप्रेशन। किसी भी कंप्रेशन का सेंटर मार्क कर लो, फॉर एग्जांपल ये विद द कैपिटल लेटर सी, और मार्क द सेंटर ऑफ अ रेयर फैक्शन। मैं इस रेयर फैक्शन का सेंटर मार्क कर रहा हूँ विद कैपिटल आर। ठीक है। अब यहाँ भी कर सकते हो आप, किसी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, जहाँ मर्जी जहाँ एज लॉन्ग एज इट इज इन द मिडल ऑफ अ कंप्रेशन, कहीं भी लगा लो, कोई मसला नहीं। ओके, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन अ कंप्रेशन एंड अ रेयर फैक्शन। बहुत ही आसान है। जहाँ पे पार्टिकल्स कम टुगेदर, जहाँ पे पार्टिकल्स करीब करीब आ जाए एक दूसरे के, देखो ना आगे पार्टिकल्स सारे, अब ये पार्टिकल्स ऐसे और ऐसे मूव कर रहे थे, तो देखो कि यहाँ वाले सारे पार्टिकल्स यहाँ चले गए, यहाँ वाले सारे पार्टिकल्स यहाँ चले गए, यहाँ वाले पार्टिकल भी ऐसे और ऐसे मूव कर रहे थे, तो यहाँ वाले सारे पार्टिकल्स यहाँ चले गए, इधर आ गए, तो आप देखो कि यहाँ पे सारे पार्टिकल्स जमा हो गए, ये कंप्रेशन बन गया। और यहाँ पे सारे पार्टिकल्स गायब हो गए यहाँ से, मतलब बहुत कम रह गए पार्टिकल्स, तो यहाँ पे रेयर फैक्शन। ठीक है। द पॉइंट वेयर द पार्टिकल्स कम टुगेदर, जहाँ पे पार्टिकल्स साथ होते हैं, ठीक है, हाई प्रेशर रीजन होता है वो, उसको हम कंप्रेशन कहते हैं। उस कंप्रेशन की डेंसिटी भी ज्यादा होती है, प्रेशर भी ज्यादा। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, हाई डेंसिटी वो जगह जहाँ की डेंसिटी ज्यादा होती है, जहाँ का प्रेशर ज्यादा होता है वो, ठीक है, कंप्रेशन होता है। इस तरह से इसको ऑपोजिट कर दोगे तो रेयर फैक्शन हो जाएगा। पार्टिकल्स व्हेन पार्टिकल्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, मैं सिर्फ बहुत सिंपल सिंपल आपके लिए वो लिख रहा हूँ, आपने इसको सेंटेंसेस खुद बनाने। आई एम श्योर इतने बड़े बच्चे हो गए हो कि you can write your own sentences. Particles, when particles are away from each other, it is a rare fraction. Again, rare fraction में हाई डेंस, अगर कंप्रेशन में हाई डेंसिटी है तो यहाँ की डेंसिटी लो डेंसिटी होगी और यहाँ का प्रेशर भी लो होगा। ठीक है, आसान से कॉन्सेप्ट है, आसान से सवाल। हाउ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव डिफर्स फ्रॉम अ ट्रांसवर्स वेव। आई थिंक मैं ऊपर लिखवा भी चुका हूँ, करा भी चुका हूँ। अब वीडियो के भी शुरू में जाओगे तो आपको मिल जाएगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव का क्या फर्क है, मैं इसको दोबारा नहीं लिखवा रहा। An ultrasound transmitter used for a medical scan produces an ultrasound wave of frequency 8.4 megahertz. फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहाँ पे लिख देता हूँ। मेगा क्या होता है? मेगा हर्ट्स, मेगा का मतलब होता है 10 to the power 6। ठीक है, ये कुछ प्रीफिक्सेस हैं तो आपको याद होने चाहिए। फ्रीक्वेंसी हो गया 8.4 टाइम्स 10 to the power 6 हर्ट्स। ठीक है। स्पीड इन सॉफ्ट ह्यूमन टिश्यूज, अल्ट्रासाउंड ट्रेवल्स एट 1500 मीटर्स पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि वी कितना हो गया, 1500 मीटर्स पर सेकेंड। आपको क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन एफ। v इज द स्पीड विच इज 1500, फ्रीक्वेंसी है 8.4 टाइम्स 10 to the power 6। आप कर सकते हो, मैं इसके आगे नहीं कर रहा, आई थिंक इसके आगे कैलकुलेटर वर्क है, श्योर यू कैन डू इट। डबल चेक कर लो आंसर इफ यू वांट, इट विल बी 1.7 टाइम्स 10 to the power -4 मीटर। ठीक है, कैलकुलेटर से कर लो, इसके आगे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रिपल टैंक a water wave is produced by a wooden bar moving up and down on a surface of water। तो ये एक पानी का बहुत बड़ा पूल है, ये बहुत बड़ा सा पूल है, और यहाँ पे आपने एक वुडन बार लगाया हुआ है, और आप उसको ऊपर और नीचे मूव कर रहे हैं। जब आप उसको ऊपर और नीचे मूव कर रहे हैं तो इससे वाटर के अंदर वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, जो कि वेव्स आगे की तरफ जा रही हैं। ठीक है। ओके, अ वुडन बार मेक्स 45 कंप्लीट ऑसिलेशंस इन 1 मिनट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऑसिलेशंस लिखूं,
और यहाँ पे टाइम लिखो सेकेंड्स में, टाइम सेकेंड्स में, तो 45 ऑसिलेशंस हैं। 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि कितने साइकिल्स पर सेकेंड पर यूनिट टाइम। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था मैंने, राइट। तो जब टाइम 1 सेकेंड होगा तो ऑसिलेशंस कितनी होंगी, लेट्स कॉल इट एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो। किया होगा ना मैथ्स में, ये मैथ्स वाले सर ने कराया होगा, ठीक। If you cross multiply, it will be 45 multiplied by 1 is equal to x multiplied by 60. X निकालना होगा तो 45 divided by 60 and you will get your answer. I think 0.75 आ जाएगी हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी इसका यूनिट, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्स होता है। अच्छी बात है, हमें नोट गिवन है तो मिस्टेक नहीं करना। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर वेव इज इंक्रीज्ड बाय, अब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी हमने, ठीक है, याद आ रहा है फ्रीक्वेंसी। अब आई थिंक यहाँ पे ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा होगा जब मैंने ऊपर बताया था कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स, ठीक, डिपेंड्स ऑन द सोर्स। तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे वाटर सोर्स जो है वो बेसिकली वुडन बार है, उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई। स्टेट व्हाट हैपेंस टू द स्पीड, स्पीड सिर्फ तब चेंज होता है जब मीडियम चेंज होता है। पहले भी वाटर वेव्स थी, अभी भी वाटर वेव्स है, तो स्पीड रिमेन्स द सेम, ठीक है। व्हाट हैपेंस टू द वेवलेंथ, जब आपने स्पीड सेम रखनी है तो ऐसे सोचो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, राइट। जब स्पीड फ्रीक्वेंसी बढ़ाई आपने तो वेवलेंथ को कम करना पड़ेगा ताकि स्पीड जो है वो सेम रहे, ठीक है। इसके आसान से एग्जांपल में नंबर से एग्जांपल देता हूँ कि 100 और यहाँ पे 100, ठीक है। v इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई लैम्डा, ठीक है। आपने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कराना है जो जिससे आपको ये इनका स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए, स्पीड फिक्स रहेगी, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी लेट से अगर पहले 25 थी तो वेवलेंथ 4 थी, ठीक है। 25 मल्टीप्लाई बाई 400। अब स्पीड आपने बढ़ा के 25 से 50 कर दी, राइट। तो वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ना चाहिए, एक नंबर बढ़ा रहे हो लेकिन आपको प्रोडक्ट भी सेम चाहिए, क्या प्रोडक्ट चेंज नहीं होना चाहिए, तो ऑफकोर्स दूसरे नंबर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ाई तो वेवलेंथ को कम किया तो वेलोसिटी इस तरह से सेम रहेगी, तो दैट्स हाउ इट वर्क्स, वेवलेंथ डिक्रीजेस। ये वो आ गया जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, ठीक। शैलो रीजन है तो ये कौन सा रीजन है, डीप, यानी डीप से हम कहाँ जा रहे हैं, शैलो में जा रहे हैं, ठीक है। याद आ गया ना कि डीप से हम शैलो में जा रहे हैं, तो या फिर ऐसे भी इसको इसको समझने का दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसे भी समझ सकते हो उसको कि हम पहले ऊपर और नीचे, पहले वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कम थी तो वेव ऐसे प्रोड्यूस हो रही थी, सपोज करो कि वेव, पहले वेव ऐसे प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है। फिर आपने अचानक से फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, तेज से ऊपर नीचे करने लगे, जब तेज से ऊपर नीचे करने लगे तो वेव अब ऐसे प्रोड्यूस हो, आपको नजर आ रहा है कि वेवलेंथ जो है वो क्या हो गई, छोटी हो गई। यहाँ वेवलेंथ बड़ी, वेवलेंथ छोटी हो गई, आप ऐसे भी समझ सकते हो उसको कि वेवलेंथ अब छोटी हो गई, ठीक है। दिस इज लो फ्रीक्वेंसी, दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट, क्रेस्ट ऑफ अ वाटर वेव मूव इनटू अ शैलो वाटर रीजन। आई थिंक ये बनाना आ जाना चाहिए, थोड़ी देर पहले मैंने बनवाया कि आपने, यार आ रहा है RNAR, ये रूल है। सबसे पहले आपने रे बनानी है, नॉर्मल रे, ऐसे करके बनानी है, ये नॉर्मल रे, वेव फ्रंट्स की जो परपेंडिकुलर हो ऐसी रे, मैंने ये बना दी, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल बनाना है आपने, नॉर्मल ये रहा, ठीक है। उसके बाद आपने एंगल बनाना है, तो इज इट, डज इट मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल, शैलो में जाता है तो इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे हो जाता है आपका, ठीक है। तो इट व्हेन इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, अब इसके परपेंडिकुलर आप रिफ्रैक्टेड रेज बना दो, तो ऐसे, मतलब ऐसे बनेंगे ना, ऐसे, ऐसे, तीन बना दो तो बहुत है, ऐसे और ऐसे, बस इतनी इतनी तीन बहुत है। अब मैं एक और बना देता हूँ ये, तो ऐसा है बहुत, ठीक है। चाहो तो बड़ा कर लो उनको लेकिन इतनी बहुत, बहुत है, भी बहुत है, ठीक है, मेक सेंस। तो ये वही जो हमने थोड़ी देर पहले सीखे RNAR से। अब प्रैक्टिस करो शैलो से डीप की, डीप से शैलो दोनों की प्रैक्टिस करनी है। व्हाट इज मेंट बाय डाइफ्रैक्शन ऑफ अ वाटर वेव, आई होप आपको पता होना चाहिए। डाइफ्रैक्शन बताया ना मैंने, कि बताया था, इसमें नहीं बताया, बट डाइफ्रैक्शन वैसे इस तरह होता है कि अगर आप स्लिट से वाटर जा रहे हैं तो वाटर ऐसे हो जाता है, और किसी एज से वाटर वेव्स जा रही हैं तो किसी एज से अगर बेंड होती है तो वाटर वेव्स
बेंड हो जाती है ऐसे करके, ठीक है। तो द बेंडिंग ऑफ द वेव्स अराउंड एन एज, फॉर एग्जाम्पल ये स्लिट है, दिस इज द स्लिट, तो वाटर वेव्स इसके अबाउट से बेंड हो जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, व्हाट विल आई राइट, बेंडिंग ऑफ वाटर वेव्स अराउंड एन एज, किसी एज के अराउंड, और थ्रू अ स्लिट, थ्रू अ स्लिट, स्लिट का मतलब ये है कि किसी सुराख से निकलते हैं तो वो वेव फैल जाती है, ठीक है, सेंचुरी स्प्रेडिंग आउट ऑफ अ वेव। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है, some glass lens are converging lenses, other are diverging lenses. Draw a cross section of a diverging lens. अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि जो डायग्राम्स होती है जो हम ये वाली बनाते हैं ना, ये क्रॉस सेक्शन डायग्राम्स होते हैं। तो इनसे डाइवर्जिंग लेंस कौन सा है, ये वाला डाइवर्जिंग लेंस है, इसको मिटा दो। दिस इज योर आंसर, मेक श्योर कि अच्छे से बनाना, मेरा जरा टैब थोड़ा स्लिपरी, तो दिस इज योर डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। इससे अगला वाला सवाल मजे के, वो जो मैं कह रहा था ना कि 6 केसेस याद करने कन्वेंस लेंस के, वो यहाँ पे काम आएंगे आपको। फिगर 5.1 shows a cross section of a converging lens. ये एक converging lens है। The principal axis and the two principal focal focuses f1 and f2 on a full scale grid are shown. Okay. The student places an object of height, अच्छा स्केल भी given है कि वन, how many boxes, 1 2 3, अब इसको थोड़ा जूम करके देखना है अपने अपने पास में भी, जूम कर लेते हो थोड़ा सा इसको, भी उसमें काम करना है तो थोड़ा जूम इन करते हैं इसको। 1 2 3 4 5, 5 बॉक्सेस बना रहे हैं 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं कि ये कितना है, फोकस कितना होगा, 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 सेंटीमीटर। मैं 1 सेंटीमीटर ने नीचे लिख देता हूँ, यहाँ बना ना 1 सेंटीमीटर, ये बिल्कुल हमारा सेंटर है, बल्कि बिल्कुल जो काउंट होता है वो ऑप्टिकल सेंटर से काउंट होता है, बिल्कुल लेंस के बीच वाले सेंटर से काउंट होता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ये रहा 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। 1 2 3 4, तो ये 4 बॉक्सेस के बाद आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये अ, अब अगर 5 बॉक्सेस है ना, तो इसका मतलब ईच बॉक्स इज 0.82, ठीक है, तो ये 0 है, ईच बॉक्स इज 0.2, 0.4, आई होप मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ कि 1 सेंटीमीटर है ना, और आपने इसको 5 बॉक्सेस में तकसीम किया हुआ है, तो ये 0 है, 0.2 है, 0.4 है, 0.6 है, 1 मिनट, 1 2 3, ये 4 बॉक्सेस, सॉरी ये 5 बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो वन का जब आप 5 बॉक्सेस में तकसीम करते हो तो हर बॉक्स जो होता है वो किसका होता है, 0.2 का होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1, ठीक है। तो ये बात याद रख लो, हर एवरी स्मॉल बॉक्स इज 0.2, ठीक है। तो 1 तक हो गया, उसके बाद हम इसके फोकल लेंथ की अगर बात करें तो ये 1 तक गया, उसके बाद मेरे ख्याल पेन की निब छोटी करनी पड़ेगी, 1 तक गया, उसके बाद 0.2, 0, हाय हाय, अच्छा, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, ठीक है। तो 1 ये हो गया, 0.8 वहां तक हो गया, इसका मतलब ये है कि जिसकी फोकस लेंथ है वो कितनी है, 1.8 तक है, ठीक है, 1.8 तक है, दिस इज द फोकस लेंथ विच इज, और 2 यहाँ पे बनेगा, दिस इज 2, ठीक है। तो आपको यूज द फिगर 5 फोकल लेंथ हमने पहले निकाल ली, विच इज 1.8 सेंटीमीटर। ओके, फिगर 5.1, इस फिगर पे जो ऊपर ग्राफ बना हुआ है, ड्रॉ अ वर्टिकल एरो ऑफ हाइट 2.1 सेंटीमीटर, दैट इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, बिल्कुल सेंटर से हम, सेंटर ये है ना, तो ये 0 बिल्कुल सेंटर है, तो हम सेंटर से 3 सेंटीमीटर दूर जाना है हमने, 1 2 3 4 5, यहाँ ये रहा 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर दूर गए हम, और अब हमने क्या बनाना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है विच इज 2.1, जिसकी सेंटीमीटर जिसकी हाइट हो, ठीक है, बना लेते हैं। पहले हम इस पे यहाँ पे वो बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, 2 3 4, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। हमारी हाइट कितनी होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की हाइट होनी चाहिए 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर दूर, ये 3 सेंटीमीटर दूर बनेगा यहाँ, 3 सेंटीमीटर दूर बनेगा यहाँ, दिस इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, दिस इज द सेंटर। यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 2.1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से
ऊपर लेके जाओ इसको। टू। अब मैं एक बॉक्स अगर ऊपर ले गया तो ये 2.2 हो जाएगा, याद आ रहा है, एवरी बॉक्स इज 2.1। तो मैं इसको आधे में ले जाके छोड़ दूंगा, एंड दिस इज माई ऑब्जेक्ट ओ। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट ओ बना लिया। लेबल द एरो ओ, द एरो इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने ये भी कर लिया और ये भी कर लिया। नेक्स्ट, ऑन फिगर 5.1 ड्रॉ टू रेज फ्रॉम द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट एरो टू फाइंड द टिप ऑफ द इमेज। ड्रॉ अनदर एरो टू शो द इमेज। इसके आपने इमेज बनानी और टू रेज, जब मैं याद है मैंने बताया था कि टू रेज कहाँ से बनानी है आपने। फर्स्ट रे आपने ऐसे लेके जानी है, ये थोड़ी सी थिक हो गई। फर्स्ट रे आपने लेके जानी है यहाँ से। ठीक, और ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, थोड़ा सा नीचे बनेगा, बिल्कुल बीच में बनेगा ना, इन दोनों बॉक्सेस के बीच में बनेगा। क्योंकि अगर ऊपर चला गया तो 2.2 हो जाएगा, और नीचे चला गया तो ये 2.2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2.1 रखना है, इसका मतलब दोनों बॉक्सेस के बीच में रखना है। ओके, पहली रे यहाँ से जाती है और कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। इसको मैं फोकस से गुजार के और आगे ले जाता हूँ। बिल्कुल फोकस से गुजरेगी तो ऐसी लगे, मेरा ख्याल है कि ऐसे सही, या दिस इज फर्स्ट रे जो कि फोकस से गुजर रही है। ओके, दूसरी रे मैंने क्या बताया था कि बिल्कुल बेंड हुए बगैर ऑप्टिकल सेंटर से गुजारने हैं। तो ये जो वो आपको नजर आ रहा है, यहाँ से मैं गुजार रहा हूँ इस रे को, और मेरा ख्याल ये सही बनी है। स्केल से बना रही है आपने, बिल्कुल ओ से गुजार रहा हूँ मैं, तो मेरी रे बन रही है यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल ओ से गुजरते हुए यहाँ बन रही। अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, तो ऑब्जेक्ट मेरा ख्याल ये है कि यहाँ बन रहा है। दिस इज द ऑब्जेक्ट। रेज यहाँ पे मीट हो रही है, तो जहाँ पे रेज मीट होती है वहां पर इमेज बनती है। ये रही इमेज। ठीक है, मैं इसका थोड़ा सा वो भी बना देता हूँ एरो। ये रही इमेज। ठीक है, अब ये इमेज कितनी बड़ी है ऑब्जेक्ट से, अब ये तो नजर आ रहा है ना कि इमेज अच्छी खासी बड़ी है ऑब्जेक्ट से। कितनी बड़ी है ये बना लेते हैं, पहले इसके एरोस डाल लें डायग्राम के। ये रहा, और ये रहे इसके एरोस। कितनी बड़ी है, साइड से हम डबे काउंट कर लेते हैं, तो 5 बॉक्सेस पे 1 सेंटीमीटर बनता है ना, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस पे 1 2 3 4 5 बॉक्सेस पे 2 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ से आपने ध्यान रखना है, 2.2 2.4 2.6 2.8, ये तो मेरा 3 सेंटीमीटर आ रहा है पूरा। ठीक है, तो सही मिलेगी तो कोई मसला नहीं, 3 सेंटीमीटर मेरी इमेज आ रही है, तो इमेज की लेंथ आ रही है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यूज द मार्क इमेज डिटरमिन द लीनियर मैग्निफिकेशन। तो 3 सेंटीमीटर अगर मेरी इमेज की लेंथ आ रही है, मैं वो लिख देता हूँ। ऑब्जेक्ट 2.1 सेंटीमीटर का था। 2.1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था और 3 सेंटीमीटर की इमेज है, ऑफ कोर्स बड़ी है। राइट, नजर आ रही है आपको। और ये इमेज वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज है। दिस इज अ रियल इमेज बिकॉज द रेज एक्चुअली मेड फॉर रियल। ठीक है, यहाँ पे रेज जो है वो दे डोंट अपीयर टू मीट, दे एक्चुअली रीड फॉर रियल। फिर मैंने मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला लिखवाया था। ठीक है, आई होप यू नो दैट मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज लेंथ डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट लेंथ। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, इमेज लेंथ डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अभी अभी हमने देखा कि जो इमेज की लेंथ थी दैट वाज 3.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की, नहीं, इमेज की लेंथ 3 सेंटीमीटर थी। अभी भी निकाली ना हमने, जो हमने इमेज बनाई है, ये दिस इज द इमेज। 3 सेंटीमीटर की इमेज है, 2.1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था। इसको मैं आई से मार्क कर दूं क्या, शुड बी आई। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2.1 मैं जल्दी से करके दिखा देता हूँ। 3 डिवाइड बाय 2.1 क्या होता है, 3 डिवाइडेड बाय 2.1 आ रहा है 1.42। इसकी मैग्निफिकेशन आ रही है, तो या वर्ड्स इसकी लीनियर मैग्निफिकेशन 1.42। इन सिंपल वर्ड्स, इमेज 1.42 टाइम्स बड़ी हो गई। ठीक है, वेदर द ऑब्जेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल और रियल। रियल इमेज, अच्छा आपने एक्सप्लेन करना है, सिर्फ बताना नहीं है। अगर स्ट्रेट लिखा होता ना तो सिर्फ आपने बताना होता, आपको एक्सप्लेन करना है। तो आपने बताना है कि वर्चुअल है, सॉरी रियल इमेज है, और क्यों रियल है, बिकॉज द रेज मीट
री मैं वो इंस्टाग्राम लैंग्वेज यूज करूंगा. द रेज मीट एफ आर फॉर रियल. दे डोंट अपीयर टू मीट, दे एक्चुअली मीट फॉर रियल. अच्छा एक मिनट में सही कर दूं उसको. फॉर रियल. ठीक है. तो that's that. I think this was the last question. I hope it gives you a better idea of the general properties of waves, lengths. I know आखिरी क्वेश्चन में अगर मसला हो रहा है बिकॉज ये थोड़ा सा है सवाल, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. इसकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी उतना जल्दी आपसे ये क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा. I hope you understood everything. Good luck for your test and we'll see you. Allah Hafiz.